ठीक है। अब देखो ढाल जो है वो इस तरफ जा रही है और जो क्यारियां बनाई जाती है यानी जब प्लॉगिंग की जाती है तो वो इस लाइन में की जाती है कि जब हल चलाया जाएगा तो हल ऐसे चलाया जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बीच बीच में छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी ना, मतलब ढाल तो इस तरफ है, पानी तो ऐसे आएगा, लेकिन नलिकाएं जो है वो ऐसे बनी हुई है, फसल हम इसमें लगा रहे हैं। मृदा संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। मृदा संरक्षण में बेसिकली मृदा संरक्षण का मतलब क्या है ना, तो एक तो मृदा संरक्षण का मतलब है कि हमको अपर्दन और अपक्षय है ना, अपक्षय एवं अपर्दन को रोकना है, को नियंत्रित करना, उर्वरता ह्रास को नियंत्रित करना, और मृदा में उर्वरता का संतुलन बनाए रखना। ये तीन उद्देश्यों को पूरा करने वाली जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं इनको हम मृदा संरक्षण के उपाय कहते हैं, है ना। तो मृदा संरक्षण का सिंपल सा मतलब यही है कि ऐसी प्रक्रिया या ऐसी विधियां जिनके द्वारा हम मृदा में अपक्षय और अपरदन को नियंत्रित करते हैं, उर्वरता ह्रास को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तथा भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उपाय अपनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को मृदा संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, तो सरल से अब मृदा संरक्षण के उपायों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मतलब ये जो करना है इसके लिए जो उपाय है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है ना। उपाय अगर देखें तो एक तो होते हैं यांत्रिक उपाय। ठीक है, इसको मैकेनिकल मेजर्स कहा जाता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं जिनको हम कृषि संगत या कृषि संबंधी उपाय कहते हैं, एग्रोनॉमिकल। एग्रोनॉमिकल मेजर्स कहा जाता है ना। दो तरह के उपाय अपनाए जाते हैं यांत्रिक उपायों में, जैसे जैसे आप देखिए कि इसमें यह है कि वन उन्मूलन को रोकना, या हम इसमें जो बंडिंग वगैरह करते हैं, टेरेस बंडिंग या टेरेस फार्मिंग, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जब हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं करते हैं, यानी सीढ़ी नुमा खेतों का इस्तेमाल करना, सीढ़ी बनाकर कृषि करना, है ना, जिसको हम टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसी के अंतर्गत कॉन्टूर फार्मिंग भी आती है, जैसे समोच्च कृषि। ठीक है ना, और कृषि संबंधी उपायों में जैसे फसल विविधीकरण, मिश्रित फसल। ठीक है, जिसको मल्चिंग कहते हैं, वो भी इसी की प्रक्रिया है। तो इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, है ना, या जिसको कहा जाता है खेती के बाद खूंटी छोड़ना, है ना, मतलब जो तने काट लिए जाते हैं, फसल काट ली जाती है और जो उसके स्टेम्स है उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो लिविंग स्टेम्स की जो प्रैक्टिस होती है खूंटी छोड़ देने की, वो सारी प्रक्रियाएं इसी के अंतर्गत आती है। मल्चिंग का मतलब क्या होता है? मल्चिंग का सिंपल सा मतलब है, अंग्रेजी शब्द है, हिंदी का कोई ट्रांसलेशन नहीं है, इसको हिंदी में भी मल्चिंग ही कहा जाता है। मल्चिंग का मतलब होता है कि जब हम खेती करते हैं तो जिन लाइनों पे हम खेती कर रहे हैं, यानी जहां पर बीज डाले जा रहे हैं, उसके अतिरिक्त बनी हुई भूमि, बची हुई भूमि को हम, ये जो पिछली फसल थी उसकी जो, उसका जो वेस्ट है ना, उससे ढक देते हैं। ठीक है, या कि फिर आपने कई बार देखा हो शायद
है ना? कि अब मतलब एक्चुअल में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो मेरे को भी नहीं है खेती का, लेकिन सुनी सुनाई, देखी दिखाई, पढ़ी पढ़ाई बात है ना? कि खेत में जब फसल काटी गई तो जो उसकी फसल है वो काट ली गई, जो स्टेम्स है उसको रहने दिया गया, बाद में उन स्टेम्स पर ट्रैक्टर चला दिया गया तो वो सब बिछ गई। ठीक है, उसके बाद उसी में हल चला दिया गया, तो वो जो जहां जहां हल चला वहां वहां तो हम बीज डाल देंगे, नए नई फसल उग जाएगी, और बाकी क्या एरिया जो है वो पिछले वाली फसल के वेस्ट से ढक चुका है। तो ढक गया है तो क्या होगा, ये खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर शुष्कता होती है ना, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जहां बारिश कम हो रही है, नमी कम है। तो भूमि के ऊपर जब एक परत चढ़ गई है तो वो क्या करेगा, वो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देगा, और इस तरह से मृदा की नमी जो है वो बनी रहेगी। तो ये दो तरह के उपाय तो है ही, इसके अलावा फिर सरकारी उपाय, है ना? फिर सरकारी योजनाएं आ जाती हैं इसमें, है ना? तो कुछ योजनाएं जो अभी चल रही हैं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह, मोर क्रॉप पर ड्रॉप वगैरह, है ना? प्रति बूंद अधिक फसल, इस तरह की योजनाओं के बारे में भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, है ना? तो ओवरऑल टॉपिक का फ्रेमवर्क जो है वो इसी डायरेक्शन में जाना है। फिर हम लोग देखेंगे मृदा जनन कैसे होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है ना? इसमें और भी जैसे मिश्रित फसल जो है, इसके उदाहरण क्या है? आप लोगों ने कभी किसान परिवार से अगर आपका ताल्लुक होगा तो आपने वो देखा होगा ना, गौ गौजई, गौजई कृषि और गौचनी कृषि, जानते हैं? गौजई कृषि और गौचनी कृषि क्या होता है ना? गेहूं और जई की फसल को मिक्स करके बोलते हैं, गौचनी यानी गेहूं और चना, है ना? तो ये वैसे देसी नाम है मिश्रित फसलों के, है ना? इसी तरह से कॉम्बो कर करके वो फसलों के नाम देते हैं, तो ये देसी शब्दावली है बेसिकली, है ना? तो इस तरह के उपाय जो है ये अपनाए जाते हैं। वृक्षारोपण और पुनर्वृक्षारोपण, ये सारी चीजें तो हैं ही साथ में, है ना? वो भी सारे उपाय हैं। तो बहुत सारे उपाय हैं कुल मिलाकर के, हम लोग लिखते टाइम उनको पॉइंट्स में अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, तो टेरेस फार्मिंग बेसिकली इस तरह से दिखाई देती है। जैसे ये ढाल का क्षेत्र है ना, पर्वत जो है वो इस तरह से है, तो हम पूरे पर्वत को चेंज कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ठीक, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसको काट देते हैं, मतलब खेत के ढाल को हम इस तरह से काट देते हैं, और इस तरह से हमको टेरेस बने हुए दिखाई देते हैं, है ना? तो इसको जैसे अपन इसको T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे, इसको T3 बोलेंगे, ये टेरेस बना दिए गए। अब इनमें हम खेती करेंगे। ठीक है, तो जल का प्रवाह जो है वो काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टेरेस फार्मिंग कहेंगे। टेरेस फार्मिंग का ही एक अन्य रूप जो है वो हमको कैसे दिखाई देता है, देखो, इसी में एक होता है टेरेस बंडिंग। ठीक है, जो हम सेकंड लिखेंगे वो है टेरेस बंडिंग। टेरेस बंडिंग में क्या होता है कि जैसे यही टेरेस फार्मिंग है, सेम, ठीक है, इस तरह से, लेकिन यहां पर हम बंडिंग कर देते हैं। बंडिंग का मतलब है छोटी छोटी सी दीवारें बना देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो प्रवाह है उसको और अधिक नियंत्रित किया जाएगा। ये ज्यादा खड़ी ढालों पे किया जाता है, जैसे बहुत ज्यादा खड़ी ढाल नहीं है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हम बंडिंग कर लेते हैं, यानी बांध बना देते हैं। ये बंड्स हैं या बंडिंग्स। ठीक है, तो इसको टेरेस बंडिंग कहते हैं ना, तो इसमें लिखेगा, हाँ, सीढ़ियों में बांध बनाकर। दूसरा है ना टेरेस बंडिंग, या हिंदी में भी टेरेस बंडिंग आप लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बेसिकली इस तरह का है कि जैसे एक पर्वतीय क्षेत्र है अगर, इस तरह से, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इस यहां से ऐसे ये छोटे छोटे से कंटूर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो ढाल जो है वो इस तरफ जा रही है, और जो क्यारियां बनाई जाती है, यानी जब प्लॉगिंग की जाती है, तो वो इस लाइन में की जाती है कि जब हल चलाया जाएगा तो हल ऐसे चलाया जाएगा। इस तरह से क्या होगा, बीच बीच में छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी ना, मतलब ढाल तो इस तरफ है, पानी तो ऐसे आएगा,
लेकिन नलिकाएं जो है वो ऐसे बनी हुई है, फसल हम इसमें लगा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से समानांतर नलिकाएं बना करके इसमें हम बुआई कर देते हैं, है ना। तो पानी जब बहेगा तो इस डायरेक्शन में बहेगा, लेकिन पानी यहाँ आकर के इस तरफ ऐसे ऐसे फैल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत उतरेगा वो ऐसे फैल जाएगा, फिर थोड़ा बहुत उतरेगा वो ऐसे फैल जाएगा। इस बार हमने पूरा खेत नहीं बनाया है, देखो इनमें लगेगा कि एक ही जैसा तो है, एक जैसा नहीं है। इसमें हम बुआई यहाँ पर कर रही है, फ्लैट सरफेस जो है ये खेत है, ठीक है। कि पूरे पहाड़ में से ढाल को हमने यहां से काटा, ऐसे पूरा खेत बनाया, ठीक है। और इसमें पूरा बुआई किए हुए हैं, इसमें एक ही सरफेस है ना, बराबर का खेत है। यहां पे बराबर का खेत नहीं है, यहां पर हम कंटूर्स बना रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम ऐसे पतली पतली कंटूर लाइंस बना रहे हैं, ठीक है ऐसे। और इसमें आकर के पानी जो है वो रुकता है और मिट्टी भी रुक जाती है, ठीक है। तो इसको इसी तरह से समझ के रखिएगा, है ना। समुच्च रेखीय कृषि, बाकी ये बहुत प्रसिद्ध है, तो आप पवन अवरोधक या पवन विच्छेदों का निर्माण करना, पवन अवरोधक या विच्छेदक का निर्माण, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना विंड ब्रेक, विंड ब्रेक का प्रयोग करना, है ना। विंड ब्रेक, अब विंड ब्रेक का मतलब क्या है, जहां पर शुष्कता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर शुष्कता है ना, ड्राई या सेमी ड्राई रीजन है, एरिड और सेमी एरिड, वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम जो हमारी कृषि भूमि है उसके चारों तरफ या जिस दिशा में पवनों की दिशा आ रही है उस तरफ हम वृक्षों की एक पूरी बाड़ लगा देंगे, है ना, या झाड़ियों की बाड़ लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि हवा जो है वो मिट्टी को उड़ा करके नहीं ले जा पाएगी। अब क्योंकि शुष्क क्षेत्र या अर्ध शुष्क क्षेत्र में पवनें जो है वो ज्यादा तेज चलती हैं। अच्छा, तेज जो चलती है वो तो चलती है, मिट्टी भुरभुरी होती है, ड्राई होती है, तो उसमें नमी की कमी के कारण उसकी पकड़ बहुत कमजोर होती है, तो धूल के कण की तरह मिट्टी उड़ उड़ करके और अन्य क्षेत्रों में चली जाती है, जिससे जो मिट्टी के पोषक तत्व हैं वो भी जा रहे हैं, मिट्टी की लेयर भी कमजोर पड़ती जा रही है ना। तो हम क्या करेंगे, विंड ब्रेक। अब विंड ब्रेक दो तरीके के होते हैं, एक तो विंड ब्रेक हो सकता है क्या, एक तो जैसे ये कृषि भूमि है, तो एक विंड ब्रेक तो हो सकता है कि हम यहाँ पर बायोलॉजिकल विंड ब्रेक लगा दें, है ना। बायोलॉजिकल विंड ब्रेक का मतलब है कि हम पेड़ पौधे लगा दें, ठीक है, इस तरह से। दूसरा ये तरीका है कि हम पेड़ पौधे लगाने की बजाय दीवार बना दें, वो भी चलता है ना। तो हम यहाँ पर अगर कंक्रीट की वॉल बना देते हैं तो वो भी काम कर जाएगा, है ना। तो दोनों तरीके से, तो जब हम दीवार बनाते हैं, है ना, तो ये मैकेनिकल विंड ब्रेक कहलाता है। और जब हम वो पेड़ पौधे लगाते हैं तो उनको बायोलॉजिकल या क्या कहेंगे उसको, जैव वैज्ञानिक, है ना, जैव वैज्ञानिक विंड ब्रेक या पवन विच्छेद कहा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें हरी खाद का मतलब यह है कि जैसे सन की खेती कर दी जाए, जब जमीन खाली हो तो सन लगा दिया जाए, सन पटसन वाला सन, है ना। जब वो उसके पौधे जो है वो बड़े हो जाए तो उसमें बिना उसको काटे उसमें हल चला दिया जाए, ठीक है। जब हल चलाया जाएगा तो वो गिर जाएगा उसी में, और उसके बाद धीरे धीरे सड़ करके वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा। या हम इसमें केचुए जो है वो मिक्स कर दें, है ना, वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगा। केचुए जो है, अच्छा, केचुए और सूक्ष्म जीवों की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, जमीन जो है वो उतनी जीवंत मानी जाती है, उतनी ज्यादा लाइव मानी जाती है ना, कि मिट्टी जो है वो मरी नहीं है, उसके अंदर अभी जान है। तो वो जैसे जैसे उसमें सूक्ष्म जीव, केचुए, ये सब मिक्स हो जाते हैं तो जमीन का रिसाइकलिंग जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। अदरवाइज अगर सूक्ष्म जीव नहीं है, और केमिकल यूज करने से क्या होता है, सूक्ष्म जीव सब समाप्त हो जाते हैं, तो जमीन ऑलमोस्ट डेड हो जाती है ना। तो इस वजह से उसको फिर उसको जीवंत बनाने के लिए जब हम फसल लगाते हैं तो उसको फिर से लाइफ में चेंज किया जाता है, तो फिर बहुत ज्यादा केमिकल यूज करना पड़ता है ना। तो उससे बचने के लिए ये जो प्रक्रिया है ये ज्यादा अच्छी है। इसमें नमी पकड़ने के गुण होते हैं। अगर हम हरी खाद यूज करेंगे, गोबर यूज करेंगे, तो ये नमी को कैच करता है, नमी को कैप्चर करता है। इस तरह से कम पानी में भी बेहतर कृषि की जा सकती है, ठीक है। और क्योंकि हम उसमें फिर जब हमारा पूरा जो ग्रीन एग्रीकल्चर का प्रोसेस है उसमें हम बार बार उसको खेत को बार बार नहीं हल चला करके और खाली कर रहे हैं, बल्कि हम उसमें बाकी चीजें भी मिक्स कर रहे हैं, कि हम मिक्स्ड क्रॉपिंग भी करेंगे, है ना, जो खूंटी छोड़ने की प्रक्रिया है वो भी करेंगे, मल्चिंग भी करेंगे, ये सब मिक्स हो जाता है। इसको फिर हम जब ऑर्गेनिक फार्मिंग में मल्चिंग यूज करते हैं तो उसको ग्रीन मल्चिंग कहा जाता है ना, ग्रीन मल्चिंग, हरित मल्चिंग, ठीक है। ले दे करके बात सब वही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्योंकि एक ब्रॉड वर्ड है ना, एक बृहद शब्द है, उसमें काफी सारी चीजें अपने आप आ जाती
ठीक है, जैसे अब ना कलर लिखिएगा और उसके कारण ना, जैसे पहले लिखिए लाल रंग, इसमें लिखिए फेरस ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड एवं फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, फिर इसी तरह से लिखिए काला रंग ह्यूमस के कारण। ह्यूमस के कारण। लवणों की उपस्थिति के कारण। फिर लाल एवं पीला। पीला रंग तीव्र अपवहन वाले क्षेत्रों में प्राप्त होता है, तीव्र अपवहन प्रणाली के कारण। तीव्र अपवहन प्रणाली के कारण। बजरी, बालू, गाद, मृत्तिका। कैसे लिखते हैं इसको? कि बजरी का मतलब है 2 mm से अधिक का आकार ना, व्यास जो होगा वो 2 mm से अधिक होगा। ठीक है, बालू दो प्रकार की होती है, मोटी बालू, महीन बालू। ठीक है, ये होती है 2 mm से 0.2 mm, ये 0.2 mm से 0.02 mm। गाद जो होता है ये होता है 0.02 mm से 0.002 mm। और मृत्तिका होती है 0.002 mm से कम आकार। ठीक है ना? अब ये साइज वाइज ना भी याद रहे तो आप तो एग्जाम में सीधे 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं लिख करके भी निपट सकते हो, कोई बहुत जरूरी नहीं है, याद रहे तो अच्छी बात है ना। यानी बालू के यहाँ पे 2 प्रकार हैं, इसको कहते हैं अंग्रेजी में ग्रेवल, ये तो सैंड है ही, ये सिल्ट है, ये क्ले है। चलिए बाकी कल करते हैं ना, इसमें और भी विशेषताएं हैं तो वो कल करेंगे, और प्रक्रिया फिर कल हो जाएगा, ये 15-20 मिनट का है बस। चलिए, थैंक यू।